वो चीख भी रही थी, लेकिन तूर खान ने ठीक ही कहा था कि शोर बचाने का कोई फायदा नहीं होगा। समीना एक मर्तबा अपने आप को छुड़ाने में कामयाब होगी और वह एक बार फिर दीवार से जा लगी। तूर खान उसकी तरफ बढ़ रहा था, उसकी आंखों में हवस की चमक नुमाया थी। समीना ने झुकाई देकर निकलना चाहा, मगर तूर खान के काबू में आ गई। समीना बेबसी से फड़फड़ाने लगी, लेकिन दाहिनी टांग को समेटने की कोशिश कर रही थी और बिलाकर अपनी इस कोशिश में कामयाब होगी। इसने पाइजा ऊपर समेटकर पिडली के साथ बंधा वो खंजर खींच लिया। 10 से बार मजबूती से हाथ जमाने के बाद इसने बड़ी फुर्ती से हाथ सामने लाकर तूर खान पर वार कर दिया। ऐन अजीले में तूर खान को खतरे का एहसास हो गया। वो बड़ी तेजी से पीछे हटा, खंजर उसके एक कंधे पर लगा। उसके मुंह से कराह निकली और फिर वो पश्तों में माँ बहन की गालियां बकने लगा। मौके से फायदा उठाते हुए समीना ने उसे पीछे धकेल दिया और बड़ी फुर्ती से उठकर तूर खान की राइफल की तरफ छलांग लगा दी। तूर खान ने उस तमक से समझते उसे रोकने की कोशिश की, मगर कामयाब नहीं हो सका। राइफल समीना के हाथ में आ गई। इसने खंजर कमरे के कोने में उछाल दिया और राइफल को दोनों हाथों में संभाल लिया। राइफल का सेफ्टी केस चटा हुआ था। तूर खान गालियां बकता उसकी तरफ बढ़ा। समीना ने राइफल का रुख नीचे करके फ्राई कर दबा दिया। फिर एक जोरदार धमाका हुआ और गोली तूर खान के पैरों के करीब लगी। वो एक झटके से रुक गया। उसके मुंह से निकलने वाली गालियों की रफ्तार तेज हो गई थी। अब रे तरंदी आगे बढ़ाया तो दूसरी गोली तुम्हारे सीने में लगेगी। समीना गुर्राई। तूर खान वहीं रुक गया। उसकी आंखों में खून उतर आया। उसके चेहरे पर नजरें जमाते हुए भेड़िए की तरह गुर्राया। तुम्हारा ख्याल है कि तुम एक राइफल के आसरे पर यहाँ से निकल जाने में कामयाब हो जाओगी? इस कमरे से निकलते ही तुम्हारा जिस्म छिलनी हो जाएगा। इस कले की तारीख बताती है कि कोई कैदी आज तक यहाँ से जिंदा नहीं निकला, लेकिन आज गले की ये तारीखी रवायत टूट जाएगी। समीना ने जवाब दिया, आज ना सिर्फ मैं यहाँ से जिंदा निकलूंगी बल्कि अपने साथी को भी साथ ले जाऊंगी। तूर खान ने कुछ कहना चाहा, लेकिन उसके मुंह से कराजी निकल कर रह गई। कंधे पर समीना के खज्जर से लगने वाला जख्म अगरचे ज्यादा गहरा नहीं था, लेकिन उससे खून रिस रहा था और तकलीफ थी। यह तुम्हारी खुशफहमी है कि यहाँ से निकल सकोगी, तूर खान बोला। उसी लम्हे रायदारी में दौड़ते हुए कदमों की आवाज सुनाई दी। रायदारी में दौड़ने वाले कम अज कम 2 अफराद थे और वो यकीनन फायर की आवाज सुनकर आए थे। समीना ने बड़ी फुर्ती से अपना खंजर उठा लिया और तूर खान के पीछे पहुंचकर राइफल की नार उसकी पूंछ से लगा दी। अगर तुमने कोई चालाकी दिखाने की कोशिश की तो तुम्हारे जिस्म में सुराख कर दूंगी, वो बुराई। ठीक उसी लम्हे दरवाजा धड़ से खुला और 2 आदमी अंदर दाखिल हुए। दोनों के हाथ में राइफल थी। क्या हुआ खान? यह फायर की आवाज। वो आदमी अपना जुमला मुकम्मल नहीं कर सका था। तूर खान को राइफल की दर्द पर देखकर उसके चेहरे पर शदीद हैरत के तासरात उभर आए। उसने तो शायद सोचा भी नहीं होगा कि एक औरत उसके खान को इस तरह बेबस कर देगी। उन दोनों आदमियों ने राइफलें तान ली, लेकिन समीना तूर खान के पीछे थी और वो इसका निशाना नहीं ले सकते थे। इन दोनों से कहो कि राइफलें दरवाजे के बाहर रायदारी में फेंक कर कमरे के अंदर आ जाएं। समीना ने तूर खान की पुष्ट पर राइफल का दबाव डालते हुए कहा, तुम बचकर नहीं जा सकोगी। तूर खान गुर्राया, मैंने जो कहा है वो करो। समीना भी गुर्राई, वरना टाइगर दबा दूंगी। तूर खान ने पश्तो जबान में अपने आदमियों से कुछ कहा। उनके चेहरों पर हैरत बढ़ गई। उन्हें शायद अपनी समात पर यकीन नहीं आया। इनसे कहो राइफलें फेंक दे। समीना फिर गुर्राई। इसने राइफल का दबाव कुछ बढ़ा दिया था। इस मरतबा तूर खान ने अपने आदमियों से बात की तो उसके लहजे में गुस्सा था। उन दोनों ने राइफलें दरवाजे के बाहर रायदारी में फेंक दी और कमरे में आ गए। इनसे कहो दीवार की तरफ मुंह करके दोनों हाथ दीवार से लगाकर खड़े हो जाए। समीना ने तूर खान को हुक्म दिया। तूर खान ने अपने आदमियों की तरफ देखते हुए समीना की हुक्म दोहरा दिया। वो दोनों खोर नजरों से समीना की तरफ देखते हुए सामने वाली दीवार के करीब पहुंच गए और दोनों हाथ सर से जरा ऊपर दीवार के साथ लगाकर खड़े हो गए। तुम भी हाथ सर से ऊपर उठा लो और कमरे से बाहर निकलो, समीना ने तूर खान को मुखातिब करते हुए कहा। अगर कोई चालाकी दिखाने की कोशिश की तो बिला दरी गोली चला दूंगी। तूर खान दरवाजे की तरफ बढ़ने लगा। रायदारी में पहुंचकर वो बड़ी फुर्ती से नीचे गिर गया। वो रायदारी में पड़ी हुई राइफल उठाना चाहता था, लेकिन इस किस्म की किसी भी सूरत से निमटने के लिए वो तैयार थी। इसे पहले ही उम्मीद थी कि तूर खान ऐसी कोई हरकत करेगा। तूर खान जैसे ही झुका, समीना ने बड़ी फुर्ती से उसके कूदों पर जोरदार लात रसीद कर दी। तूर खान कराता हुआ आगे गिरा, लेकिन उसका हाथ एक राइफल पर पड़ गया। समीना ने भी एक लम्हा जाया किए बगैर अपनी राइफल का ट्रैगर दबा दिया। इसने अगरचे बेतुका फायर किया था, लेकिन गोली तूर खान की हाथ पर लगी और हाथ में सुराख करती हुई फर्श से टकरा कर सामने वाली दीवार पर लगी। फायर की आवाज के साथ ही तूर खान की चीख भी फिजा में गूंज उठी थी। वो एक झटके से खड़ा हो गया। उसके हाथ से खून बह रहा था। मैंने कहा था ना कि कोई चालाकी दिखाने की कोशिश मत करना। समीना ने उसकी तरफ देखते हुए था और बड़ी एहतियात से झुककर उसने जमीन पर पड़ी हुई दोनों राइफलें उठाकर कंधे पर लटका ली और अपनी राइफल तानते हुए बोली, अब तुम उस कमरे तक मेरी रहनुमाई करोगे जहां गुल रहमान और मेरे साथी कैद है।
तूर खान गालियां बक रहा था, लेकिन उसने समीना हुक्म की तामील में देर नहीं लगाई। वो भी 2 कदम आगे बढ़े थे कि सामने से एक आदमी राइफल संभाले राहदारी में दाखिल हुआ। इससे पहले कि वो राइफल सीधी करता, समीना ने घोड़ी चला दी। घोड़ी से उस शख्स की खोपड़ी उड़ा दी और वह जमीन पर ढेर हो गया। तूर खान की कुव्वत बर्दाश्त जवाब दे गई थी। वो समीना की तरफ जपता, मगर समीना ने बिला तवक्कुफ फायर कर दिया। इस मरतबा गोली तूर खान के दाएं पैर पर लगी और कमीज की आस्तीन छींपती हुई निकल गई। गोली चलाने के साथ ही समीना 2 कदम पीछे आके भी, मैंने कहा था ना कि कोई गलत हरकत मत करना। समीना ने कहा, अब तुम खामोशी से मुझे उस कमरे में ले चलो जहां मेरे साथी कैद है। इस मरतबा वाकई तूर खान में कोई गलत हरकत नहीं थी और समीना के आगे आगे चलने लगा। इसके हाथ से मुसलसल फोन टपक रहा था और तंदे के जख्म से भी खून रिस रहा था, जिससे कंधे के करीब उसकी कमीज सुर्ख हो रही थी। एक राहदारी ने दौड़ते हुए कदमों की आवाज सुनाई दी तो तूर खान ने चीज कर कहा कि जो जहां है वहीं खड़ा रहे। वही अपने आदमियों से कहो कि मकान से निकलकर बाहर घास पर खड़े हो जाए और अपनी राइफलें मकान के अंदर ही छोड़ दे। समीना ने तूर खान से कहा। तूर खान ने चीख कर उसका ये हुक्म अपने आदमियों तक पहुंचा दिया। तूर खान दाईं तरफ से राहदारी से एक गूंजी हुई आवाज सुनाई दी, तुम कहां हो और ये क्या हो रहा है? मैंने जो कहा है उस पर अमल करो, तूर खान ने जवाब दिया। कदमों की आवाज दूर होती चली गई और फिर खामोशी छा गई। चलो आगे बढ़ो, समीना ने राइफल से तूर खान को टहोका दिया। तूर खान मुख्तलिफ राहदारियों से होता हुआ एक दरवाजे के सामने रुक गया। ये कमरा गालबन बाकायदा कैद खाने के तौर पर इस्तेमाल होता था। इसके दरवाजे के ऊपर वाले हिस्से पर एक छोटा सा रोशनदान सा बना हुआ था, जिसमें आईनी सलाखें लगी हुई थी। दरवाजा सा बारी था। बाहर की तरफ से एक मजबूत और मोटा कुंडा लगा हुआ था। इस कुंबे में ताला नहीं था। वो लोग इस कमरे में है, तूर खान ने इशारा किया। दरवाजा खोलो, समीना ने तहमकाना लहजे में कहा। तूर खान जैसे ही दरवाजे की तरफ बढ़ा, समीना दरवाजे के सामने से हट गई। उसे अचानक ही ख्याल आया था कि इसके साथ कोई धोखा भी तो हो सकता है। इस वक्त वो हर किस्म की सूरत से निमटने के लिए बिल्कुल तैयार थी। तूर खान ने दरवाजा खुआ दिया। कमरे के सामने उसके साथी मौजूद थे। समीना की कमीज सामने से पड़ी हुई थी। इसे देखकर पहले तो बुल रहमान वगैरह परेशान हो गए, लेकिन इसके हाथ में राइफल और जख्मी तूर खान को देखकर उन्हें सूरत का अंदाजा लगाने में दुश्वारी पेश नहीं आई। बुल रहमान दौड़कर कमरे से बाहर निकल आया। उसने इधर उधर देखा, रायदारी में कोई नहीं था। वो तूर खान के सामने खड़ा हो गया। समीना की हालत देखकर उसकी आंखों में खून उतर आया था। बेगैरत नमक हराम, गुल रहमान ने चीखते हुए तूर खान के मुंह पर जोरदार घुंसा जड़ दिया। तुमने मेहमानों की तौहील की है, तुम इस काबिल नहीं हो कि तुम्हें जिंदा छोड़ा जाए। उसने झपटकर समीना से राइफल छीन ली। तूर खान के चेहरे पर पहली मर्तबा खौफ के तातरात उभरे थे। जबड़े पर घुंसा खाकर मुंह नड़कना गया। उसने संभलने की कोशिश करते हुए कहना चाहा, लेकिन गुल रहमान ने राइफल की नान उसकी तरफ उठाकर ट्राइगर दबा दिया और कई गोलियां उसके सीने में उतार दी। शारक वगैरह भी दौड़कर कमरे से निकल आए। समीना ने कंधे पर लटकी हुई राइफल उतारकर एक बादिद खान और दूसरी शारक की तरफ मढ़ा दी। यह राइफल तुम अपने पास रखो, मुझे मालूम है उन्होंने हमारी राइफलें कहाँ रखी थी। शारे में वो राइफल समीना को लौटा दी और दौड़कर साथ वाले कमरे में दाखिल हो गया। उस कमरे के दरवाजे का भी बाहर से कुंडा लगा हुआ था। वो कुंडा खोलकर अंदर दाखिल हो गया और राइफलें उठाकर बाहर ले आया। सबने अपनी अपनी राइफलें ले ली। अब इनके पास 3 राइफलें फालतू हो गई थी। गुल रहमान का चेहरा गुस्से से सुर्ख था। तूर खान को कत्ल कर देने के बाद दूसरे शकून नहीं आया था। उसने एक बार फिर समीना की तरफ देखा और अपनी वास्कट उतार कर इसकी तरफ उछाल दी। अभी तुम यह पहन लो, फिर तुम्हारे कपड़ों का बंदोबस्त करते हैं। समीना ने वास्कट पहनकर सामने के बटन बंद कर लिए। ठीक उसी वक्त मकान में किसी तरफ से फायरिंग की आवाजें सुनाई देने लगी। वो तूर खान के साथ ही थे जो फायरिंग करते हुए इस तरफ आ रहे थे। तुम लोग उस तरफ से निकल जाओ। गुल रहमान ने दानी दायदारी की तरफ इशारा किया। बादिद खान, तुम इन लोगों को लेकर पहाड़ी वाले रास्ते पर पहुंचो और नजीबुल्लाह शारग, तुम मेरे साथ आओ। बादिद खान नौलखा और समीना को अपने साथ ले जाना चाहता था, लेकिन वो दोनों अड़ गए थे। अपने साथियों को छोड़कर नहीं जाना चाहते थे। मैं तुम दोनों को बादिद खान के साथ इसलिए भेज रहा हूं कि तूर खान की आदमी को पिछली तरफ से भागने का मौका ना मिल सके। तुम लोगों ने रोकोगे भी, और याद रखो किसी को जिंदा बचकर निकलने का मौका नहीं मिलना चाहिए। गुल रहमान ने कहा। बात इनकी समझ में आ गई। वो दोनों बादिद खान के साथ रायदारी में दौड़ने लगे। बुज़ी रायदारी के इख्तिताम पर एक दीवार ने उनका रास्ता रोक लिया। यह पत्थर की दीवार थी और गालबन किसी चट्टान का एक हिस्सा थी जिसमें लोहे का दरवाजा लगा हुआ था। दरवाजा मुकम्मल नहीं था। बादिद खान ने कुंडा खोल दिया। दूसरी तरफ चट्टान में एक तन सी दरार थी जिसमें पत्थर काट कर सीढ़ियां सी बना दी गई थी। ये दरार मुसलसल ऊपर की तरफ चली गई थी। वो दरार में दाखिल हो गए। बादिद खान आगे था, उसके पीछे नौलखा और आखिर में समीना। चट्टानी सीढ़ियां चढ़ते हुए नौलखा बुरी तरह हाँपने लगा। समीना उसे मुसलसल धकेल रही थी।
बिलाका वो द्राड़ से निकलकर एक कुशादा जगह पर पहुंच गया। शमीना वो ये जानकर हैरत हुई कि वो इस मकान से तकरीबन 50 फुट ऊपर चट्टान पर पहुंच चुके थे। वहां से तला नुमा वो मकान और उसका वसी और सहन और सामने का गेट साफ नजर आ रहा था। वो ने कहा, भाई तुम इधर रुक जाओ, अगर कोई सामने वाले गेट से बाहर जाने की कोशिश करे तो उसे गोली मार दो, और समीना बेबी तुम मेरे साथ आओ। बाजिद खान ने कहा। मोनिका वहीं चट्टान से टेक लगाकर बैठ गया और समीना बाजिद खान के साथ चलने लगी। तकरीबन 100 गज का फासला तय करके वो रुक गए। जहां से वो छोटा गेट साफ नजर आ रहा था जो मकान के अकम में वाकई एक चट्टानी दीवार में बना हुआ था। उस गेट के दूसरी तरफ तकरीबन अमूदी ढलान थी और एक तमसा रास्ता नसीब में दरिया की तरफ चला गया था। वो दोनों चट्टान पर मुख्तलिफ जगहों पर गात लगाकर बैठ गए। तूर खान के आदमियों में से अगर कोई जिंदा बच गया तो उस रास्ते से फरार होने की कोशिश करेगा। बाजिद खान ने समीना की तरफ देखते हुए कहा, फिक्र मत करो, अगर कोई इस तरफ आया तो जिंदा बचकर नहीं जाएगा। समीना ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया। पीछे मकान में फायरिंग की आवाजें सुनाई दे रही थी जो तकरीबन निस्फ घंटे तक जारी रही और बिलातर खामोशी छा गई। लेकिन उन लोगों ने अपनी पोजीशनें नहीं छोड़ी। 15 मिनट और गुजर गए और फिर नजीबुल्लाह की आवाज सुनकर वो दोनों चौंक गए। समीना ने मुड़कर देखा। नजीबुल्लाह नौनते के करीब खड़ा था और उन्हें वापिस आने का इशारा कर रहा था। वो दोनों अपनी जगह सूत कर वापिस आ गए। शमीना ने बास्केट के बटन ऊपर तक बंद कर रखे थे और वो कुछ अजीब सी उलझन महसूस कर रही थी। इसने तभी तंग गिरेबान की कमीज नहीं पहनी थी। वो उसी दरवाजे वाले रास्ते से होते हुए मकान में वापस आ गए। तूरखान की लाश उसी जगह पड़ी थी जहां रहमान उसे गोलियों से छिलने किया था। एक लाश उसे अगली रायदारी पर पड़ी थी और फिर जमीना ने घूम फिर कर देख लिया कि तूरकार का कोई आदमी भी जिंदा नहीं बचा था। उन सब की लाशें इधर उधर बिखरी हुई थी। गुल्लेमान समीना को एक कमरे में ले गया जहां भी कारीम बिछा हुआ था जिस पर गाँव तकिए लगे हुए थे। एक दीवार में 2 अलमारियां बनी हुई थी। उस अलमारी में कपड़े रखे हुए हैं। गुल्लेमान ने एक अलमारी की तरफ इशारा करते हुए था, तुम कपड़े बदल दो, हम इतनी देर में लाशें ठिकाने लगा देते हैं, उसके बाद खाने का बंदोबस्त करेंगे और फिर बातें भी होंगी। शारिक भी साथ ही था, वो भी गुल्लेमान के साथ बाहर निकल गया। शमीना ने दरवाजा बंद कर लिया और अलमारी खोल ली और उसे ये देखकर बड़ी हैरत हुई कि उस अलमारी में कई रूसी फौजी वर्दीना हैंगरों पर टंगी हुई थी। एक शर्ट पर कर्नल के उहदे के निशान लगे हुए थे और वो कमीज समीना को बिल्कुल फिट आई थी। इसने वही वर्दी पहन ली, पतलून भी बिल्कुल ठीक आई थी। समीना ने रूसी फौज और अफगान मुजाहिदीन की जंग के बारे में अखबारात में बहुत कुछ पढ़ा था और इसने कभी सोचा भी नहीं था कि वो कभी अफगानिस्तान जाएगी और रूसी फौज के किसी कर्नल की वर्दी पहनेगी। इसने अपना खज्जर भी साफ करके पिडली के साथ बांध लिया। चंद मिनट बाद जब वो कमरे से निकली तो इधर उधर बिखरी हुई तमाम लाशें उठाई जा चुकी थी। वो मकान से बाहर आ गई। जेल में दाईं तरफ दीवार के करीब लोग जमा थे। शमीना भी वहां पहुंच गई। नजीबुल्लाह और बालिद खान गड़ा खोद रहे थे। करीबी एक तरफ तूर खान और उसके साथियों की लाशें जमीन पर पड़ी थी। बड़ा खासा बड़ा और गहरा था। लाशों को बड़े में डालकर बट्टी डाल दी गई। वो मकान में वापस आ गए। गुल्लेमान अपने आदमियों को लेकर किचन में चला गया और समीना शारिक और नौनका को लेकर उसी कमरे में आ गई जहां इसने कपड़े बदले थे। इस वर्दी में तो तुम वाकई रूसी फौज की कर्नल लगती हो, शारिक ने समीना की तरफ देखते हुए कहा। मैं किसी कर्नल से कम तो नहीं हूँ, समीना मुस्कुराई। तुम वाकई किसी फौजी की तरह बहादुर हो, शारिक ने कहा। लेकिन ये तो बताओ कि वाकया क्या हुआ था? तूर खान जैसा आदमी तुम्हारे हाथ कैसे लगा? वो बहुत ही घटिया आदमी था, समीना ने कहा। चलने में खामोश रही, फिर अपने साथ पेश आने वाले वाक़े की तफसील बताने लगी। आखिर में वो कह रही थी, अगर नहराम खान की बेटी का दिया हुआ ये खंजर मेरे पास ना होता तो आज मैं अपने आप को नहीं बचा सकती थी। इसने पिडली पर बंधा हुआ खंजर निकाल कर दिखाया। शमीना और शारिक बातें करते रहे और नौन था गाँव तक से टेक लगाए उम रहा था। तकरीबन 3 बजे गुल्लेमान ने आकर बताया कि खाना तैयार हो चुका है। बोनके को जगा दिया गया और वो लोग उठकर दूसरे कमरे में आ गए जहां कालीन पर दस्तरख्वान बिछा हुआ था और खाना लगा हुआ था। तला हुआ बकरे का खुश्क गोश्त, मोटी मोटी रोटियां और 1-2 और चीजें थी जो गोश्त से तैयार की गई थी। समीना को इसका खाना पहले से ज्यादा लजीज लगा। इसने खूब पेट भरकर खाना खाया। दूसरों ने भी खूब सेर होकर खाया। खाने के बाद कैफे का दोष चला। समीना को गुल्लेमान के सामने भी अपनी कहानी दोहरानी पड़ी। तूर खान और उसके आदमियों के कत्ल से उनके कबीले से तुम्हारी दुश्मनी तो नहीं शुरू हो जाएगी? गोलके ने गुल्लेमान की तरफ देखते हुए कहा। हमारी दुश्मनियां तो नस्ल दर नस्ल चलती हैं। लेकिन गुल्लेमान उसकी तरफ देखते हुए बोला, लेकिन अब तूर खान के कबीले वालों को मालूम होगा कि वो किस वजह से मारा गया है तो वो लोग भी उससे नफरत करेंगे। हम पठानों में मेहमानों को बहुत इज्जत दी जाती है। अगर कोई मेरा जानी दुश्मन मेरे मकान पर हमला कर दे और उसे पता चल जाए कि मेरे घर में कोई मेहमान ठहरा हुआ है तो वो मेहमान को कोई गंद नहीं पहुंचाएगा। लेकिन ये तूर खान बहुत बेगैरत था। इसने जो कुछ भी किया उस पर मैं शर्मिंदा हूँ और समीना बेबी से माफी मांगता हूँ। उसने जो कुछ भी किया उसकी सलाह उसे मिल गई है, इसमें तुम्हारा कोई कसूर नहीं था।
तुम्हें माफी मांगने की जरूरत नहीं, समीना ने कहा। बहरहाल शारिक ने कहा, अब ये किस्सा भी तमाम हुआ। मैं ये मालूम करना चाहता हूँ कि अब क्या प्रोग्राम है। कल किसी वक्त मलिक फिरोज यहाँ आएगा, गुल रहमान ने कहा। यह तो अच्छा हुआ कि तूर खान का मामला खत्म हो गया। अगर कल फिरोज खान की मौजूदगी में यह सब कुछ होता तो उस पर मनफी असरात मुरतब हो सकते थे। मलिक फिरोज कौन है? शारिक ने सवारिया निगाहों से उसकी तरफ देखा। वो पुलंदर खान का खास आदमी है जो हमें पुलंदर खान के पास ले जाएगा। बाला में पुलंदर खान ही से वसूल करना होगा। गुल रहमान ने जवाब दिया, इसका मतलब है कि हमें और आगे जाना होगा। समीना बोली, हमारे ये सफर कभी खत्म भी होगा या नहीं? शायद तुम पिछले वाकयात की वजह से इस सफर से उठता गई हो, गुल रहमान ने मुस्कुराते हुए कहा। लेकिन अब वो सूरत हाल नहीं रही और मुझे यकीन है कि अब तुम इस सफर से पूरी तरह लुत्फ अंदोज होगी। लेकिन जाना कहाँ है? समीना ने सवालिया निगाहों से उसकी तरफ देखा। हमारी मस्जिद सूबा लोबर में काबिल वजनी शहरा पर वाक़े सैयदाबाद नामी वो छोटा सा शहर है जहाँ पुलंदर खान हमारा मुंतजिर है। बरियाए लोगों की वादी को अफगानिस्तान की हसीन तरीन वादी कहा जा सकता है कि उसमें सरब वाले पहाड़ भी हैं, बीलों तक फैली हुई जरखेज वादियां भी और गुनगुनाती हुई नदियां, चश्मे और दरिया भी। तुम्हें इस सफर में बोरियत नहीं होगी? कितने घंटे का सफर होगा? समीना ने पूछा। घंटे नहीं, दिन, गुल रहमान ने मुस्कुराते हुए कहा। घोड़ों पर सफर करते हुए 2 या 3 दिन भी लग सकते हैं। 2-3 दिन? समीना के मुंह से बेइख्तियार गहरा सांस निकल गया। बोनक अब तक खामोश बैठा हुआ था। 2-3 दिन का सुनकर वो भी सीधा हो गया। और भाई गुल रहमान उसकी तरफ देखते हुए बोला, लगता है तुम हमें सफर में ही खर्च कर दोगे। यही तो जिंदगी है 9 लाख का भाई। गुल रहमान ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, आओ मैं तुम लोगों को इस कला की सैर कराऊं। रूसियों के खिलाफ जंग में यह कला मुजाहिदीन की सरगर्मियों का बहुत बड़ा मरकज रहा है। तुम इसकी तारीख सुनोगे तो हैरान रह जाओगे। यह कला तुमने बनवाया है? दोनों के लहज में हल्का सा तंज था। यह कला मैंने तो नहीं बनवाया, लेकिन इसके नक्शे से इस तरह वाकिफ हूं जैसे अपने हाथ की लकीरन से। आओ मैं तुम लोगों को दिखाऊं। गुल रहमान कहते हुए उठ गया। वो नोवडी उसके साथ उठकर कमरे से बाहर आ गए और गुल रहमान उन्हें मुख्तलिफ रायदारी और कमरों में घुमाता हुआ इस कले की तारीख के बारे में बताने लगा। बाहर से वो मकान बज़ाहिर छोटा लगता था, लेकिन घूम फिर कर देखने से पता चला कि वाकई कले की तरह मसीह और अरीज था। इसका शहर इतना बड़ा था कि इसमें 300-400 अफराद की रिहाइश का बंदोबस्त हो सकता था। मकान की पिछली तरफ पहाड़ी के दामन में भी कुछ कमरे बने हुए थे। उनके बारे में भी गुल रहमान ने बताया कि इन कमरों को अनाज के गोदामों के तौर पर इस्तेमाल किया जाता था। इस मकान के नीचे एक बहुत बड़ा तय खाना भी था। गुल रहमान ने वो तय खाना भी दिखाया। गुल रहमान के कहने के मुताबिक रूसी फौज से लड़ाई के दौरान यह कला अफगान मुजाहिदीन की सरगर्मियों का बहुत बड़ा मरकज रहा था। यहाँ से काबिल की तरफ मुजाहिदीन को गोला बारूद और खाने पीने की अशिया फराहम की जाती थी। पाकिस्तान आने वाले अफगान मुहाजिरीन के बेशतर काफिले यही रास्ता इस्तेमाल करते थे और रूसी फौज के गनशिप हेलीकॉप्टरान का ताकुम करते हुए बाज़ औक़ात पाकिस्तान की सरहद में भी दाखिल हो जाते थे। उन्होंने कई मरतबा पाकिस्तानी बस्तियों पर भी मिसाइल फेंके थे, जिनसे जानी और माली नुकसान भी हुआ था। इस पहले में मुकीम मुजाहिदीन रूसी गनशिप हेलीकॉप्टरों की मुजाहमत भी करते थे। शमीना ने अपने कमरे की उस सलवारी में बहुत सी रूसी फौजी वर्दियां देखी थी। उनके बारे में गुल रहमान ने बताया कि इस पहले में मुकीम अफगान मुजाहिदीन रूसी फौजियों के कैंपों पर हमले करते और माले गनीमत उस कले में जमा किया जाता, जिनमें खुराक के जसीरे, गोला बारूद के अलावा फौजी वर्दियां भी शामिल होती थी। बाद में ये चीजें मुजाहिदीन में तकसीम कर दी जाती। जब वो कलेदी सैर करके गाज के मैदान में आए तो 5:30 बज चुके थे। वो तो गाज पर ही बैठ गए। नलीगुल्ला उन सब के लिए कैबा बनाकर ले आया और कैबी की चुस्कियों के दौरान भी गुल रहमान उन्हें अफगान मुजाहिदीन के कारनामों के बारे में बताता रहा। शाम का अंधेरा फैलने लगा तो वो लोग एक कमरे में आ गए। यहाँ बिजली नहीं थी। रोशनी के लिए मशलें इस्तेमाल हो रही थी, जिनमें जानवरों की चर्बी इस्तेमाल होती थी। कमरों की दीवारों में मशलों के लिए बाकायदा स्टैंड बने हुए थे, जिनके ऊपर चिमनी नुमा पाइप लगे हुए थे। ड्रोन चिमनियों के जरिए पाइप निकल जाता था। इस तरह कमरों में ना तो चर्बी के जलने की बू फैलती थी और ना ही धुआं। रात का खाना 8 बजे से पहले ही खा लिया गया। तूर खान उसके साथियों का किस्सा तमाम हो जाने के बाद अगरचे किसी किस्म का कोई खतरा नहीं था, लेकिन गुल रहमान ने अपने एक आदमी की ड्यूटी कले के गेट पर लगा दी। सवीना शारिक और नौनका एक कमरे में थे और गुल रहमान बाज़ी खान के साथ दूसरे कमरे में नजीबुल्ला गेट पर जा चुका था। वो तीनों कुछ देर तक बातें करते रहे। नौनका जल्दी नींद की आगोश में पहुंच गया। कमरे में उसके खराटे गूंजने लगे। शारिक अपनी जगह से उठकर समीना के करीब आ गया और वो देर तक सरगोशी में बातें करते रहे और बिलाकर वो भी नींद की आगोश में पहुंच गए। रात के आखिरी पैर समीना की आंख खुल गई। वो उठकर बैठ गई। कमरे में मशल की रोशनी थी। शारिक और नौनका गहरी नींद में थे। नौनका के खराटे कमरे में गूंज रहे थे। समीना को इस बात पर हैरत हो रही थी कि इसकी आंख क्यों खुल गई थी। तो ये थी आज की स्टोरी। आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट में बताएं और हमारा चैनल सब्सक्राइब कर दे, साथ ही बेल आइकन भी दबा दे। अगला एपिसोड जल्द आएगा।